नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। नेचर कनेक्शन के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गंगा नदी की दुर्लभ डॉल्फिन की। ये मनमोहक और अनोखा जीव हमेशा से ही हमारे आकर्षण और उत्सुकता का विषय रहा है। 246 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने एक राज्यादेश निकालकर गंगा डॉल्फिन के शिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था। सम्राट अशोक का मानना था कि जब से गंगा का अवतरण हुआ है तभी से डॉल्फिन का जिक्र है। कुछ जगहों पर मगर के अलावा हमने डॉल्फिन को भी गंगा का वाहन माना है, लेकिन दूसरी ओर हमने अपने लापरवाही और उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते इस जीव को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 5000 नदियों की डॉल्फिन मिली हैं, जिसमें से लगभग 4000 गंगा और उसकी सहायक नदियों में मौजूद हैं। बाकी 1000 डॉल्फिन ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में मिली है। आज हम बात करेंगे कि नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डॉल्फिन क्यों महत्वपूर्ण है और इस प्रजाति को बचाने की कोशिशें किस तरह हो रही हैं और अब तक इसके क्या नतीजे हमारे सामने आए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। जी अशोक, जो नमामि गंगे मिशन के महानिदेशक हैं, और साथ में हैं डॉक्टर रुचि बडोला, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की डीन हैं। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में स्वागत है। चर्चा से पहले देखते हैं गंगा डॉल्फिन से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। यह प्राचीन जीव लाखों साल से इस धरती पर मौजूद है। इस दौरान इसने पृथ्वी के विकास क्रम के दौरान आए कितने ही उतार चढ़ाव को देखा और अपने संघर्ष के बल पर खुद को जिंदा रखा। एक समय था जब डॉल्फिन को गंगा और उसकी सहायक नदियों में अठखेलियां करते आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन समय बदला और आधुनिक विकास से पैदा हुए प्रदूषण, अवांछित शिकार और बांध से खतरों ने डॉल्फिन को करीब करीब विलुप्त ही कर दिया। सालों साल तक इसे बचाने की कोशिशें हुई। 2009 में इसे भारत सरकार ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया, लेकिन बावजूद इसके इस प्रजाति पर अस्तित्व का संकट कायम रहा। फिर 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा हुई। एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समंदर में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन्स पर हम फोकस करेंगे। इससे बायोडायवर्सिटी को भी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र होता है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। नदियों के लिए गैंजेस रिवर डॉल्फिन उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना बाघ जंगल के लिए। खासकर हिमालय से निकलने वाली नदियां या उनकी सहायक नदियों के लिए यह एक तरह से संकेतक जीव है। यह नदियों की फूड चेन में सबसे ऊपर है। यह मांसाहारी जीव वहीं रहना पसंद करती हैं जहां पर्याप्त मात्रा में मछलियां और पानी के दूसरे छोटे जीव मिलते हैं। किसी भी जलराशि में डॉल्फिन की मौजूदगी एक तरह से उस नदी की सेहत का आईना है। अगर नदियों में डॉल्फिन है तो मतलब वहाँ का पानी बहुत हद तक स्वच्छ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत डॉल्फिन के संरक्षण पर भी काम हो रहा है। गंगा की सफाई से नदी में जैव विविधता दोबारा पैदा हुई है, जिससे इनके आवास क्षेत्र में सुधार हुआ है। अब गंगा में कई स्थानों पर डॉल्फिन के लौटने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार ने अब चंबल में भी डॉल्फिन सेंचुरी बनाने का फैसला किया है। अब तक बिहार में विक्रमशिला सेंचुरी इनके लिए आरक्षित रिहाइशगाह थी। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि इसके पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
और स्थानीय स्तर पर लोगों की आय बढ़ेगी। गांगेय डॉल्फिन का संरक्षण बहुत जरूरी है। पटना से लेकर भागलपुर तक का गंगा जी का पूरा विस्तार डॉल्फिन का निवास स्थान है। इसलिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन से बिहार को बहुत अधिक लाभ होगा। यहां गंगा जी में बायोडायवर्सिटी के साथ साथ पर्यटन को भी बल मिलेगा। सरकारी प्रयासों और जनता में जागरूकता के चलते डॉल्फिन की संख्या में थोड़ी ही सही पर बढ़ोतरी हो रही है। डॉल्फिन का नए इलाकों में दिखना इस बात का संकेत है कि गंगा का पानी पहले की तुलना में साफ हो रहा है। इस दुर्लभ और प्राचीन जीव का पानी में कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। यह प्रदूषण और गंगा में बढ़ते इंसानी दखल का शिकार बनी है। इसलिए डॉल्फिन को बचाना है तो हमें गंगा को बचाना होगा, क्योंकि जब आवास सुरक्षित होगा तभी वहां मौजूद प्राणी सुरक्षित रह सकेगा और प्राणियों की सुरक्षा से पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ होगा। तो आपने देखा कि डॉल्फिन हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है और उसके वजूद के लिए गंगा में साफ पानी भी ज़रूरी है। जी अशोक सर हमारे साथ हैं। सर आप चूँकि नमामि गंगे के महानिदेशक भी हैं, मैं शुरुआत करना चाहूँगा गंगा सफाई को लेकर के अब तक जो प्रयास किए जा रहे हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है अभी? गंगा नदी भारतीयों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हमारा आस्था की बात है। और कई हमारे सदियों से हम गंगा की पूजा करते रहते आए और पिछले 100 साल के अंदर अंदर की ज़्यादातर गंगा में गंदगी आना शुरू कर दिया और 1985 से एक इसकी साफ़ करने की सफाई करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, गंगा एक्शन प्लान बना के। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आए थे तभी उन्होंने नमामि गंगे करके की खास प्रोग्राम का शुरुआत किया था। एंड इसकी वजह से इस गंगा सफाई कार्यक्रम में तेज़ी पिकअप किया था। पिछले 8-9 सालों में नमामि गंगे के तहत से ऑलमोस्ट 440 प्रोजेक्ट्स हमने सैंक्शन किया और तकरीबन 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने किया था। उसमें मुख्य उद्देश्य था कि अनट्रीटेड वाटर गंगा जी में फ्लो ना करे और जो भी सॉलिड वेस्ट जो आ रहा है उसी को रोका जाए और नदी में मिनिमम फ्लो हो, अच्छा फ्लो हो। इसको हम निर्मल धारा और अविरल धारा बोलते हैं। तो इस प्रयास में पिछले 9 साल से काफ़ी काम हो चुका है। एंड मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ ये मेन स्टेम है जो गंगा जी के जो देवप्रयाग से गंगा सागर पे मेन स्टेम है, उसमें काफ़ी सफाई हो चुका है। गंगा अभी आंकड़े बताते हैं कि ये अच्छा पानी बह रहा है। उसमें जनरली क्या हम लोग एनालिसिस करते हैं, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स देखते हैं या डिसॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा देखते हैं। जी। और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कॉलीफॉर्म इसी के लेवल देख के बताते हैं। मतलब काफ़ी मात्रा में सफाई हो चुकी है। जी रुचि मैम, जैसे कि सर कह रहे हैं कि गंगा की सफाई जारी है और डॉल्फिन की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ रही है, कि ये अच्छी खबर है ये संरक्षण की दिशा में और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी। चूँकि आप WWI से हैं, वहाँ की डीन हैं, इकोसिस्टम के लिए डॉल्फिन के वजूद को आप कितना ज़रूरी मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहली बार जब NMCG की स्थापना हुई तो ये विज़न एक NMCG में आया कि गंगा एक या कोई भी नदी सिर्फ बहता पानी नहीं है, वो एक इकोसिस्टम है और अगर हमें उसको निर्मल और अविरल रखना है तो इस इकोसिस्टम के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, उनका भी देखभाल करनी पड़ेगी, उनका भी असेसमेंट करना पड़ेगा। तो पहली बार ये इस तरह का जो जलीय जीव पाए जाते हैं नदियों में, गंगा और उसकी सहायक नदियों में, उनकी एक साइंटिफिक स्टडी शुरू हुई। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि गंगाई डॉल्फिन का क्या रोल है इकोसिस्टम में, तो जैसे कि एक टाइगर को माना जाता है अम्ब्रेला स्पीशीज़ टेरेस्ट्रियल सिस्टम के लिए, वैसे ही डॉल्फिन क्योंकि एक बहुत बड़ा जीव है, 9 फीट के लगभग इसकी लंबाई होती है और हैवी होता है और एक कार्निवोर है, तो ये टॉप प्रेडेटर है उस इकोसिस्टम का। और अगर किसी भी नदी के क्षेत्र में किसी भी स्ट्रेच में अगर डॉल्फिन मौजूद है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे पानी की मात्रा एडिक्वेट है,
वाटर डेप्थ डिस्चार्ज एडिक्वेट है, मतलब धारा अविरल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर ब्रीडिंग पॉपुलेशन मिल रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ का जो पानी है वो इस काबिल है कि मछलियाँ प्रजनन, डॉल्फिन और अन्य जीव जो है वो प्रजनन भी कर सके। तो वो इसका इंडिकेशन है, तो अविरलता और निर्मलता का इंडिकेशन है। उसके अलावा इस बात का इंडिकेशन है कि जो वहाँ पे प्रे बेस है वो भी एडिक्वेट है, जो कि बहुत आवश्यक है किसी भी स्पीशीज़ के मौजूदगी के लिए किसी भी सिस्टम में। तो मैम एक सवाल उठता है यहाँ पर कि चूँकि डॉल्फिन एक प्राकृतिक जीव है, साउथ एशिया में ही क्यों पाया जाता है? ये अगर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की और भारत की हम बात करें, इसके आगे और भी चूँकि दुनिया है, तो इस पर क्या जवाब हो सकता है आपका? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गंगाई डॉल्फिन पाई जा रही है, तो जब हमारी गोंडवाना प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई और हिमालय की उत्पत्ति हुई तो वो वहाँ बीच में रह गई डॉल्फिन्स, और धीरे धीरे क्योंकि वहाँ पे पानी टर्बिड था और उनके एवोल्यूशन से उनकी आंखें छोटी हो गई और वो प्रैक्टिकली ब्लाइंड हो गई। लेकिन जो रिवर डॉल्फिन है वो साउथ लैटिन अमेरिका की 2 नदियों में पाई जाती है। एक तो ला प्लाटा नदी में पाई जाती है ला प्लाटा डॉल्फिन के नाम से, एक प्लिंग डॉल्फिन के नाम से अमेज़न नदी में पाई जाती है। उसके अलावा जो रिवर डॉल्फिन है, जैसे आपने बताया, चाइना में पाई जाती है, जिसको कि माना जा रहा है कि शायद अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और गंगा, ब्रह्मपुत्र और हमारी ये जो इंडस नदी के प्रणाली में पाई जाती है। परंतु उसके अलावा हमारी इरावदी डॉल्फिन जो है, जो कि एक ब्रैकिश वाटर डॉल्फिन है, जो ब्रैकिश वाटर होता है, जो कि सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर का मिक्स होता है, वो हमारी कोस्टल एरियाज़ में जैसे कि चिल्का लगून में पाई जाती है, महानदी सिस्टम के पार्ट्स में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्रा जहाँ पर वो मिलती है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे पाई जाती है, और उसके अलावा मेकोंग रिवर के क्षेत्र में पाई जाती है। अशोक सर, ये जानना चाहूँगा कि डॉल्फिन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये नदियों के लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी विशेषता क्या है दरअसल? जैसे मैंने बताया, अभी हम गंगा नदी मेन स्टेम में काफ़ी पानी की सफाई काफ़ी हो चुकी है। जैसे मैंने बताया, इंडिकेटर तो हम केमिकल एनालिसिस कैनालिसिस करके बताते हैं, बट ये तो यूएन ने भी माना है। हमको हाल ही में दिसंबर 2022 में यूएन भी नमामि गंगे को विश्व के टॉप 10 इको रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स के में माना गया है। मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन रोकना, हॉल्ट करना, रिवर्स करना विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, इन तीनों में अवार्ड दिया गया। बट मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड हमको ये यूएन अवार्ड से या बाकी जो आंकड़े बताते हैं उससे ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है जो हमारे डॉल्फिन्स और जो बायोडाइवर्सिटी हमको देते हैं। ये हम इसी को इंडिकेटर स्पीशीज़ मानते हैं। जैसे वहाँ के फिशेस या डॉल्फिन्स या ऐसे ऑटर्स, फिर घड़ियाल, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जो जीव जंतु अगर वापस आते हैं जो पुराने ज़माने में थे और प्रदूषण के वजह से मर चुके थे, अगर वो वापस ज़िंदा होके आते तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि पानी साफ हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। हमारे लिए ये जो बायोडाइवर्सिटी का नंबर बढ़ना इसे वेरी एक अच्छा संकेत है। हाँ। मैम, जिस तरीके से डॉल्फिन का जिक्र हो रहा है, इसमें तमाम जीव का अपना एक फूड चेन होता है, तो डॉल्फिन का फूड चेन क्या है और किस तरह से इसको आप देखते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, डॉल्फिन जैसे कि लार्जली कार्निवोर है और मछलियाँ खाती है, और जैसा कि सर ने बताया कि प्रदूषण का जो फैक्टर है और वो कम होने की वजह, जब वो कम हो रहा है तो उससे डॉल्फिन हमको दिख रही हैं। और इसका एक बहुत ही जो रीसेंट एग्जांपल है वो है कि जब शीशामऊ नाला जब बंद हुआ तो कानपुर के आसपास के क्षेत्र में, जहां हमने अपने पिछले सर्वे में कभी डॉल्फिन नहीं देखी थी, वो अब हमको दिखने लगी है। तो ये एक जो है बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कि हमारी वाटर की क्वालिटी उस जगह पे इम्प्रूव हो गई है। और जब जो वाटर में जिस तरह की जो प्रदूषण पाया जाता है, एक तो वो है कि जो नॉर्मल वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, परंतु उसके अलावा हैवी मेटल्स और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कि बहुत तरह के फार्मास्यूटिकल वेस्ट वगैरह होते हैं, उनका जो इम्पैक्ट है
वो छोटे जीवों से लेकर जो फूड चेन में छोटे जीव होते हैं, मछलियों के जो खाना है, मछलियां हैं, डॉल्फिन है, तो इस तरह से वो हायर उसमें जाता है। तो उसकी कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई है। तो एनएमसीजी के जो प्रोजेक्ट उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को दिया ये स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक स्टडी कि गंगा बेसिन में क्या स्थिति है एक्वेटिक एनिमल्स की और उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसको डिफरेंट हैबिटेट पैरामीटर से कैसे लिंक किया जाए। तो इसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर एक गंगा एक्वा लाइफ मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की गई है और वहाँ पे इस तरह की बहुत एडवांस स्टडीज़ हो रही हैं कि क्या वाटर में जो ये इस तरह के केमिकल्स और कंपाउंड्स मौजूद हैं, क्या उनका बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है और किस स्तर तक हो रहा है। मछलियाँ, टर्टल्स, घड़ियाल, मगर, एम्फीबियंस, इस तरह से डॉल्फिन या मैमल्स तक भी क्या वो पहुंच रहा है कि नहीं, इस तरह की स्टडीज़ अब हमारी धीरे धीरे होती जा रही हैं। उनके रिजल्ट शीघ्र ही हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे। सर, चूँकि प्रदूषण भी धीरे धीरे उस पर भी काम हो रहा है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, प्रदूषण की वजह से भी इनके वजूद पर ख़तरा रहता है, डॉल्फिन के वजूद पर, तो उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? देख, एक तो हमने गंगा जी में जितने भी गंदा पानी आते थे, फ्लो करते थे, उसको रोकने के लिए प्रयास किया है। बेसिकली हमारा 2-3 मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन थे। एक तो सुवेज वेस्ट, तो म्यूनसिपैलिटी या जो बगल वाले टाउन से गंदा पानी, सुवेज पानी आता था, उसी को रोक के साफ़ करके एसटीपीएस में साफ़ करके अच्छा पानी डालने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रोकने का काम किया। इंडस्ट्री से जो भी गंदा पानी आते थे उसी को साफ़ करके हम अच्छा पानी डालने के प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, अभी हमने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के अनुसार नेचुरल फार्मिंग शुरू किया। मतलब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो पहले किसान भाई वहाँ पे डालते थे अपनी खेती के लिए, उसी को रोक के नेचुरल फार्मिंग में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स ये गंगा नदी में ना आए। ये इसका सबका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी में होता है। इसलिए ये एक कलेक्टिव एफर्ट हम कर रहे हैं कि पोल्यूशन इसमें नहीं है। इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है कि वी आर लुकिंग फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोग जन भागीदारी की बात हो रहा है, एंड इसमें हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, वो गंगा प्रहरीज है। हम पिछले कई 3-4 सालों में तकरीबन 3000 से ज़्यादा गंगा प्रहरीज को डेवलप किया है, जो गंगा नदी में सफाई के लिए और वहाँ के बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करे। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बारे में आई थिंक रुचि कैन टेल मोर अबाउट दैट। हम ध्वनि प्रदूषण की भी बात करेंगे, उस पर भी आएंगे। इसके पहले मैम, डॉल्फिन का शिकार भी चूँकि काफ़ी मात्रा में किया जाता है, हालांकि इसका मांस खाया नहीं जाता, तो शिकार क्यों किया जाता है? देखिए, एज सच तो ये बोलना सही नहीं होगा कि डॉल्फिन का शिकार करा जाता है। ये इंसिडेंटली फिश नेट्स में फंस जाती हैं जी। और एक्सीडेंटल डेथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं। परंतु जो आप बात पूछना चाह रहे हैं कि इसका जो है, इसके जो स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं, उसमें से एक ऑयल निकलता है और उस ऑयल को यूज़ करा जाता है एज अ बेट। जो कार्निवोर फिश का जब फिशिंग करते हैं तो एज अ बेट यूज़ करा जाता है। उसके अलावा एक मिथ भी है कई जनजातियों में कि इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। तो यही कारणों की वजह से डॉल्फिन के ऑयल के लिए उसको यूज़ करा जाता है। लेकिन चूंकि एक शेड्यूल 1 स्पीशीज़ है और ज़्यादातर लोगों को पता है कि इसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना बहुत ज़्यादा पनिशमेंट को अट्रैक्ट करेगा, तो जनरली डॉल्फिन के पोचिंग की वजह से नहीं होता, एक्सीडेंटल इंजरी या एक्सीडेंटल एंटेंगलमेंट एंड डेथ ज़्यादा होती है। ज़्यादा होता है। सर, हम ध्वनि प्रदूषण पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो भी इंसानी जीवन को काफ़ी प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? ध्वनि प्रदूषण हम उसका पहले हमारा कंसंट्रेशन गंगा के पानी को साफ करने के में है। ये ध्वनि प्रदूषण, मैं नदियों में ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। मैं नदियों में भी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण की आपने शायद सुना होगा। इस पर ठीक है, आई थिंक सिंस इट इज रिलेटेड टू द फिशेस एक्सेट्रा, आई रिक्वेस्ट
रुचि टू आंसर जी जी मैम। जी जो आप पूछ रहे हैं ध्वनि प्रदूषण, तो ये जो शिप इत्यादि और बड़ी बोट्स जब नदी में चलती जी हैं, क्रूज होती हैं, शिप्स वगैरह जी होते जी हैं जी, तो उनकी तो उससे क्या हो रहा है कि डॉल्फिन चूंकि आंख नहीं देख सकती है आंखों से, तो वो इको लोकेशन से अपना जीवन यापन करती हैं। तो जब इस तरह की नॉइज पोल्यूशन होता है तो उनका जो है डिसोरिएंट हो जाती है डॉल्फिन, और उसी वजह से वो शिप और नाव से टकरा के भी उनका मोर्टेलिटी होती है। तो ये इम्पैक्ट डॉल्फिन पे इसकी नॉइज पोल्यूशन से होता है। अशोक सर, चूंकि डॉल्फिन की आबादी और ज़्यादा हो, इकोसिस्टम के लिए बेहतर हो और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हो, इसके लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत और क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इनकी आबादी और बढ़ाई जाए? देखिए, पहली बात ना, एक डॉल्फिन को केंद्र सरकार ने नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया अक्टूबर 5, 2009 में। उसके बाद 2019 में जब नेशनल गंगा काउंसिल का मीटिंग हुआ कानपुर में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि वी शुड टेक इट अप एज ए नेशनल प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कर रहे हैं उसी के हिसाब से फोकस एफर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था। तो उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज और नमामि गंगे हम साथ मिल कर के डॉल्फिन को डॉल्फिन का संरक्षण करने का, नंबर बढ़ाने के काम कर रहे हैं। एंड जैसे आपने आंकड़े बताए, पहले 2000-3000 डॉल्फिन दिखते थे, बट नाउ डॉल्फिन की संख्या बढ़ गया है, 4000 तक हम पाए जाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो स्ट्रेचेस, जिस स्ट्रेचेस में पहले डॉल्फिन दिखते थे वो स्ट्रेचेस भी बढ़ गया। बहुत सारे उपनदियाँ में भी अभी डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। तो इट्स ए वेरी वेरी गुड इंडिकेशन दैट the water is getting clean. We are also taking very important step is to create awareness. And गंगा प्रहरीज की बात मैंने किया था, गंगा प्रहरीज को इसमें कैसे जाल में फंसे हुए डॉल्फिन्स को बचाना, उसी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अगर ऐसे कोई डॉल्फिन फंस जाता है तो उनको इन्फॉर्मेशन करेंगे तो वो वहाँ जाके उसी को बचा के वापस नदी में छोड़ जाता है। ये सब करने की वजह से वी आर नाउ सीइंग इंक्रीज इन जुवेनाइल डॉल्फिन्स ऑल्सो, मतलब जो बच्चे डॉल्फिन के बच्चे का भी संख्या बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो दैट्स ए वेरी वेरी गुड इंडिकेशन। डॉल्फिन को लेकर विक्रमशिला सेंचुरी की मैं बात करना चाहूँगा, अभी क्या इसकी स्थिति है फिलहाल? मेरे ख्याल बिहार अगर राज्य में आप जनरली देखें वाराणसी के डाउनस्ट्रीम में, तो हमें डॉल्फिन लगातार दिखती हैं पूरे क्षेत्र में। और ख़ास तौर पे जब से ई फ्लो का नोटिफिकेशन हुआ है तो गंगा नदी में ऊपर से ही पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि यूपी और बिहार में बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। तो जो ये हमारी विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत अच्छी है, नदी की डेप्थ बहुत अच्छी है और वहाँ पे बहुत अच्छे हमारे गंगा प्रहरी मौजूद हैं। तो इसलिए वहाँ से तो बहुत अच्छी हालत है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक हमने अपनी स्टडी में फैक्ट हमने नोटिस करा है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन। जहाँ जहाँ पर सरकार ने प्रोटेक्टेड एरियाज़, चाहे वो सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, डिक्लेयर करे, जैसे कि हस्तिनापुर सेंचुरी यूपी में, कछवा सेंचुरी भी यूपी में है, जो कि वाराणसी से अब इलाहाबाद के पास शिफ्ट कर दी गई है। ये नेशनल ये जो विक्रमशिला सेंचुरी है, या जिन जिन सेंचुरीज़ के से नदियाँ गुजरती हैं, जो नदियाँ किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया से गुजरती हैं, जैसे कि गंडक नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से गुजरती है, घाघरा नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो जो है कतरनिया घाट जो एरिया है वहाँ से गुजरती हैं। तो उनमें जो भी जलीय जीवों की मात्रा है वो बहुत ही अच्छी हेल्दी पॉपुलेशंस हैं और ब्रीडिंग पॉपुलेशंस हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। सर, इसके साथ साथ चंबल में भी सेंचुरी का काम चल रहा है, तो चंबल में सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी फिलहाल क्या स्थिति है? चंबल में बताइए। चंबल की स्थिति है, ये राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी का जो डिक्लेरेशन है 1981 में ही हो गया था। और ये ट्राई स्टेट सेंचुरी है जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिक्लेयर करी गई है। और यहाँ पर तीनों सरकारें मिलकर बहुत ही सामंजस्य से ये एक्वेटिक जीवों का देखिए 81 से संरक्षण हो रहा है। और चंबल तो अगर माना जाए तो ये पूरे रिवर गैंजेटिक सिस्टम की लीस्ट पोल्यूटेड नदी है। और उसमें अच्छी मात्रा में डॉल्फिन ही नहीं बल्कि अन्य जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं जैसे कि घड़ियाल, मगर, बर्ड्स, ये भी पाई जा रही हैं। दिस वेयर आई वुड लाइक टू बट इन हियर। एक तो डॉल्फिन्स की बात कर रहे हम लोग, बट नमामि गंगे तरह से और ये
गंगा प्रहरियों की वजह से जी। बाकी भी जब aquatic एनिमल्स की संख्या बढ़ गया है, घड़ियाल हो या दिस ऑटर्स हो, इनका भी संख्या बढ़ गया। एंड सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले 2-3 साल में तकरीबन 94 लाख फिशेस को हमने वापस नदी में डाला है। तो रिवर रैंचिंग का कार्यक्रम किया है, जिसकी वजह से इंडियन मेजर कार्प्स जो फिश है, रुआ, कटला और मृगा, वो फिशेस को हम अब तकरीबन 1 करोड़ फिशेस हम वापस नदी में डाला है। साथ ही साथ 1 लाख हिल्सा मछलियाँ भी हमने इसमें डाला है। ये तो ऐसे पूरा इकोसिस्टम, फिशेस, ऑटर्स, घड़ियाल और डॉल्फिन, ये सब को एक साथ अगर वो नदी में इफ़ यू कैन इंक्रीज दी बायोडाइवर्सिटी, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न टू दी नेचर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग स्टूडियो में आए और आपने अपना अनुभव साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो चीज़ दुर्लभ हो और हमारे पास मौजूद हो तो उसका महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। डॉल्फिन भारत के लिए एक प्राकृतिक जलीय विरासत है, लेकिन अफसोस की बात है कि लोग इस बेशकीमती जीव के संरक्षण को लेकर सचेत नहीं हैं। हमने इसकी आवाज़ गंगा को मैला कर दिया, इसके भोजन को छीन लिया और छोटे मोटे आर्थिक फ़ायदे के लिए शिकार कर इसे विलुप्ति की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज सरकार अपने स्तर पर संरक्षण के प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक जनता में जागरूकता और सहभागिता नहीं होगी, तब तक उसके उत्साहवर्धक नतीजे मिलना संभव नहीं है। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे पर्यावरण से जुड़े किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी।